हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन और एक्सीट पर। आज हम आरआरबी ग्रुप डी जो एग्ज़ाम हुए थे, जो 27 नवंबर से 21 दिसंबर की जो सभी शिफ्टें हुई हैं, उनके लिए जो क्वेश्चंस 2 से 3 बार रिपीट या उससे अधिक बार रिपीट हुए हैं, हम केवल उन्हीं के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आने वाली शिफ्टें हैं, जो फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में फँसेंगे आपकी शिफ्टों में। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आएँगे। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 का लॉरियस बर्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? यह क्वेश्चन 2 से 3 बार या उससे अधिक बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि इसका हम काफ़ी बार एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता, ये 24 दिसंबर की जो शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था, और 2-3 शिफ्टों में यह पूछा जा चुका है। जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सिमोन बाइल्स, बी रेविका एंड्रेस, सी नोवाक जोकोविच और डी ईगा स्वितेक। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोवाक जोकोविच इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। नोवाक जोकोविच को यह पुरस्कार वर्ष 2024-25 के दौरान शानदार वापसी के लिए दिया गया था। मुख्य कारण था 2023-24 में उनको चोट और फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे थे। कई लोगों को लगा कि उनका शीर्ष स्तर अब खत्म हो रहा है, लेकिन 2024-25 में उन्होंने बड़े टूर्नामेंट में खिताब जीते, दुनिया के टॉप खिलाड़ियों को हराया और फिर यह खुद को विश्व के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियों में शामिल किया। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बोमान ईरानी ने तन्वी द ग्रेट फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए किस कान फिल्म महोत्सव में रेड कॉर्पेट पर अपनी शुरुआत की? यह क्वेश्चन 2 से 3 बार या उससे अधिक भी बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि हम इसका पहले बहुत सारे शिफ्टों में एनालिसिस करा चुके हैं। आप पहले भी शिफ्टों में देख सकते हैं। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 75वां कान फिल्म महोत्सव, बी 76वां कान फिल्म महोत्सव, सी 77वां कान फिल्म महोत्सव और डी 78वां कान फिल्म महोत्सव। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78वां कान फिल्म महोत्सव इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। बुमान ईरानी ने फिल्म तन्वी द ग्रेट के वर्ल्ड प्रीमियर के अवसर पर पहली बार कान फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट पर कदम रखा। यह यह प्रीमियर साल 2025 में आयोजित 78वें कान फिल्म महोत्सव के दौरान हुआ था, इसलिए यह उत्तर सही, यानी कि 78वां कान फिल्म महोत्सव एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अलैंगिक जनन होता है? यह क्वेश्चन भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं, और जो करंट अफेयर्स पूछी जा रही है उसके क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आप क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे जो आने वाली शिफ्टों में है, जो आने वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी में जो एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए एकबीजपत्री पुष्प, बी द्विबीजपत्री पुष्प, सी नील हरित शैवाल और डी सभी पुष्पीय पौधे। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नील हरित शैवाल इसका एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। विखंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, जिसमें किसी जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से नया जीव बनता है। नील हरित शैवाल जैसे ओस्लियाटोरिया में यह प्रक्रिया समान रूप से पाई जाती है। एक बीजपत्री पुष्प और द्विबीजपत्री पुष्प पुष्पीय पौधे, जिसमें जनन मुख्यतः लैंगिक होता है। सभी पुष्पीय पौधों में विखंडन द्वारा लैंगिक जनन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, चिपको आंदोलन के दौरान चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने सही कथन पूछा था। यह भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। इसमें उसने कथन पूछा था, कभी पूछता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए जो 2 से 3 या उससे अधिक बार रिपीट हो चुके हैं। आपके 4 ऑप्शन है। यह आंदोलन शहरों में औद्योगिकरण के खिलाफ हुआ था, यह नहीं। बी ऑप्शन है, यह आंदोलन पेड़ों की कटाई की स्वीकृति के बाद शुरू हुआ था, यह एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया था, यह आंदोलन केवल कृषि सुधार के लिए था, गलत। बी डी ऑप्शन था, यह आंदोलन विदेशी शासन के खिलाफ था, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यह आंदोलन पेड़ों की कटाई की स्वीकृति के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि इसमें जो पेड़ों कटाई उसमें मुख्य भाग महिलाओं ने ज़्यादा मुख्य भाग लिया, जो पेड़ों से जाकर
चिपक गई थी, जिसके उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुई है, यानी इसकी शुरुआत 1973 1973 में हुई थी। यही मैंने आपको बताया कि पहले कई शिफ्टों में चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973। इसका सही आंसर है जब सरकार द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों के पेड़ों कटाई की अनुमति दी गई, तब स्थानीय लोगों विशेषकर महिलाओं, बोला था महिलाओं ने पेड़ों को बाहों में पकड़कर चिपक कर उन्हें काटने से बचाने के लिए अहिंसक विरोध किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शीर्षक विभज्योतक का मुख्य कार्य क्या है? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, तने के पौधे के तने की मोटाई बढ़ाना। बी, पार्श्व संख्याओं का निर्माण। सी, पौधों की लंबाई बढ़ाना। और डी, पुराने ऊतकों की मरम्मत। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पौधों की लंबाई ऊंचाई बढ़ाना। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। शीर्षक विभज्योतक पौधे के तने और जड़ के अग्रभाग में पाया जाता है। यह कोशिकाएं तेजी से प्रभावित होती हैं जिसमें पौधों की प्राथमिक वृद्धि यानी कि प्राइमरी ग्रोथ होती है। इसका मुख्य कार्य पौधों की लंबाई ऊंचाई बढ़ाना होता है। तने की मोटाई बढ़ाना पार्श्व विभज्योतक का कार्य है। पार्श्व संख्याएं पार्श्व कलिकाओं से बनती हैं। पुराने ऊतकों की मरम्मत विभज्योतक का कार्य नहीं है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नवंबर 2025 में आयोजित C40 वर्ल्ड मेयर समिट किस शहर में हुआ था? यह क्वेश्चंस भी बहुत सारी शिफ्टों में रिपीट हो चुका है। इसको आप जो पिछले हमने शिफ्टों में एनालिसिस कराया है उसमें आज जाके देख सकते हैं। ये हमने 2 से 3 बार इसका एनालिसिस करा चुके हैं। इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, लंदन। बी, न्यूयॉर्क। सी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। और डी, बेलिन ब्राजील। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। C40 वर्ल्ड मेयर समिट 2025 का आयोजन विश्व के बड़े शहरों के मेयर का नेटवर्क द्वारा किया गया था। इस समिट का उद्देश्य शहरों में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम और नागरिक स्तर पर जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना था। नवंबर 2025 में यह समिट रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में स्थित है उसमें हुआ था। C40 सिटीज का 2025 का वर्ल्ड मेयर्स समिट रियो डी जेनेरियो में 3 से 5 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ था। यह समिट में दुनिया भर में मेयर्स ने शहरों में जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा ट्रांसपोर्ट और हरित विकास की चर्चा की है। यह क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राफेल जिसे पिस्टल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन है ए, दोहा कतर। बी, एथेंस ग्रीस। सी, काहिरा मिस्र। और डी, म्यूनिक जर्मनी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काहिरा मिस्र इसका एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप पिस्टल 2025 का आयोजन 6 से 8 नवंबर 2025 के बीच काहिरा मिस्र में हुआ था। यह प्रतियोगिता ISSF द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें दुनिया भर के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर सी जो काहिरा मिस्र में हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधार वर्ष का घोषित किया? किस वर्ष को सुधार वर्ष घोषित किया? यह क्वेश्चन आपके लिए ये 2 से 3 बार बल्कि उससे 5 से 6 बार शिफ्टों में रिपीट हो चुका है। सुधार वर्ष किसे घोषित किया गया है? रक्षा मंत्रालय ने। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए, वर्ष 2023 को। बी, वर्ष 2024। सी, 2025। और डी, 2026। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 2025 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत भारत का रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इस निर्णय का उद्देश्य सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, थिएटर कमांड की स्थापना, तेजी से रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया और नई तकनीकी क्षेत्रों में केंद्रित सुधार करना है, जो साइबर स्पेस, AI आदि। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? 4 ऑप्शन है। ए, गुलाब। बी,
लीसमैनिया, सी लिली और डी यानी कि बटरफ्लाई, जिसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीसमैनिया इसका एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बाइनरी फेशियल यानी कि द्वि-विखंडन एक प्रकार की अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें एक एकल जीव दो समान भागों में विभाजित हो जाता है और हर भाग एक नया जीव बनता है। यह बाइनरी फेशियल द्वारा ही बढ़ता और प्रजनन करता है, यानी कि जो लीशमैनिया एक प्रोटोजोआ है, यानी कि उसका करेक्ट आंसर नहीं है, लीशमैनिया है जो एक प्रोटोजोआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये क्वेश्चन आपके शिफ्टों में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीएम का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन आपके कितनी बार शिफ्टों में रिपीट हो चुका है, आप एनालिसिस में जाकर देख सकते हैं। आपके ऑप्शन है ए माइट्रोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी वैक्यूल और डी गोल्जी का है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन दो जो 14 दिसंबर की शिफ्ट हुई थी, किसी शिफ्ट में पूछा गया था, मुझको कुछ ध्यान आ रहा है, याद आ रहा है। ये क्वेश्चन 14 दिसंबर की शिफ्ट में पूछा गया था और शिफ्टों में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन एटीएम का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत शिफ्टों में रिपीट हो चुके हैं। एटीएम जिसे एडोसिनिन ट्रांस ट्राइफॉस्फेट को पौधों और जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है माना जाता है। एटीएम का निर्माण एनर्जी प्रोडक्शन मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां सेलुलोज रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान एटीपी बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका 2025 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। चार ऑप्शन हैं, ए लक्ष्य सेन, बी ली चेकाऊ यू, सी विक्टर एक्लसन और डी केंटो मोमोता, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विक्टर एक्लसन इसका एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कितनी शब्दों में रिपीट होते हैं। वर्ष 2025 में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट सुपर 750 यानी कि 750 में पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्लसन ने जीता। उन्होंने फाइनल में ली चेउक यू को सीधे गेमों में हराया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जून 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किस राज्य में किया है। यह क्वेश्चन हर शिफ्ट में ज्यादातर 2-3 शिफ्ट छोड़कर शिफ्टों में रिपीट होता है कि उसका उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना और डी कर्नाटका, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलंगाना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2025 को तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड यानी कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड की मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इससे हल्दी किसानों को उत्पादन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नियम और निर्यात के क्षेत्रों में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। किसी से अपने पूछा गया था कि जो हल्दी बोर्ड है वह किस में हुआ था, उसमें ऑप्शन था, एक में निजामाबाद ऑप्शन था, किसी से अपने पूछा गया था, किसी में तेलंगाना। ऐसे क्वेश्चन या क्वेश्चन हम केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो शिफ्ट में 2 से 3 या उससे अधिक बार रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन आपका था, वर्ष 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। चार ऑप्शन हैं, ए पेरिस फ्रांस, बी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, सी बुडापेस्ट हंगरी और डी टोक्यो जापान, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बुडापेस्ट हंगरी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित की गई थी। 2025 जूडो चैंपियनशिप बनी कि वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 13 से 20 जून 2025 के बीच बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। यह इवेंट लास्चोलो पेप स्पोर्ट एरिना में आयोजित किया गया था, जिसने पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के मुकाबले शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। यह इससे क्वेश्चंस हमेशा 2 से 3 बल्कि 5 से 6 बार ये रिपीट होते हैं। कहीं पुरुष एकल खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इससे ये 4 हैं। इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, कभी महिला एकल के खिताब, कभी पुरुष एकल खिताब, जिसमें आपका इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि यानिक सिनर एकदम करेक्ट आंसर। इसका
जेनिक होगा, जेनिक सिनर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता। उन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को सीधा सेटों में हराया। इसका करेक्ट आंसर था जेनिक सिनर, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह क्वेश्चन आपके सिफ्टों में बहुत रिपीट होते हैं। ये 4 विबल जो हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएसए ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, ये इससे क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाते हैं, कभी ये आप जरूर पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है। आपके 4 ऑप्शंस थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वां स्थान मिला है। इससे रैंक जरूर आपके पढ़ के जाना कि किसमें रैंक, कभी खुशहाली यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स पूछ लेता है। ऐसे जो इंडेक्स आपके सारे हैं उन्हें जरूर पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट में जरूर एक ना एक देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत ने दुनिया भर के देशों में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में 63 देश शामिल होते हैं और भारत ने जीएचजी इमिशन और एनर्जी यूज के लिए अच्छी रेटिंग पाई, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी में कम स्कोर रहा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बी बालिका दिवस, सी बिहार दिवस और डी गणतंत्र दिवस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार दिवस इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च 2025 को बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाए जाने की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। 2025 में भी इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया गया, 22 मार्च को। ये आप जरूर याद रखना, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप करने की घोषणा की है, किए जाने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन है, ए पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी अश्वनी वैष्णव और डी निर्मला सीतारमण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अश्वनी वैष्णव इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्होंने पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। यह क्वेश्चन भी आपके काफी शिफ्टों में रिपीट हो चुका है। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 विट माइक्रो प्रोसेसर को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश किया और किए जाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है। आप सभी योजनाएं जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। योजनाएं रहे इंडेक्स पढ़ के जाएं, योजनाएं पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है। ऑप्शन है, ए शिक्षा मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, सी बालिका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डी श्रम और रोजगार मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये आप पढ़ के जाएं, योजना और इंडेक्स जरूर पढ़ के जाएं। यह जो श्रेष्ठता स्कीम जो थी, यह अनुसूचित जाति यानी कि एससी के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आवासीय स्कूल में प्रवेश देने के उद्देश्य से शुरू की गई। यह योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बॉन्ड का निर्माण करता है। 4 ऑप्शन है, ए आयनिक बॉन्ड, बी हाइड्रोजन बंध, सी धात्विक बंध और डी सहसंयोजक बंध। यह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सहसंयोजक बंध इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन 2 से 3 बार शिफ्टों में रिपीट हो चुका है। कौन सा बॉन्ड बनाता है कार्बन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है कार्बन। यह क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्टों में रिपीट हो चुका है, क्योंकि इससे अगर आप यह वीडियो पूरी देखते हैं तो इससे आपके शिफ्ट में 3 से 4 बल्कि 5 क्वेश्चन 100% फंसेंगे, उससे ज़्यादा भी फंस सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। कार्बन
के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह अपनी बाहरी शेल को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, यानी कि शेयर करता और सहसंयोजक बंध बनाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन है। ए डॉक्टर पूनम गुप्ता, बी स्वामीनाथन जे, सी एम राजेश्वर राव और डी माइकल पात्रा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर पूनम गुप्ता इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह क्वेश्चन कितनी शिफ्टों में रिपीट हो चुका है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता को मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 2 अप्रैल 2025 को इस पद के कार्यभार संभाला और आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस और नीति शोध जैसे विभागों के लिए जिम्मेदारी रखी गई है। ये क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्टों में रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लिए हम यही इसी के लिए वीडियो लाए थे जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीट हो चुके हैं। जैसे अगला यही क्वेश्चन है, शक्ति यानी युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं। ए भारत, अमेरिका, बी रूस, भारत और रूस, सी भारत और फ्रांस और डी भारत और जापान, जिसमें करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत और रूस इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आप सभी योजनाएं जरूर पढ़ के जाएं, इंडेक्स पढ़ कर जाएं और जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं वो जरूर पढ़ के जाएं, और जितने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और जो यूएसए ओपन है उनको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये 4-5 टॉपिक है, इनसे हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास दोनों देशों की सेना यानी कि इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी के बीच कॉम्बैट ट्रेनिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखो पूछा गया 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्लोस अल्कराज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अभी आपका फ्रेंच ओपन पूछा गया है, अभी पूछा गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था जेनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। मैंने बोला था कि आप यह जरूर पढ़ के जाएं, जो 4 ये ओपन हुए हैं उनको जरूर पढ़ के जाएं, सारी योजनाएं जरूर पढ़ के जाएं, अभ्यास पढ़ के जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। 2025 में फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर जीता है। यह मैच ग्रैंड स्लैम के इतिहास में सबसे लंबे और रोमांचक फाइनल में एक रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 80वां स्थान, बी 90वां स्थान, सी 96वां स्थान और डी 103वां स्थान, जिसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 96वां स्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देखो यह क्वेश्चन इंडेक्स से संबंधित है। इंडेक्स से अभी पूछा गया था जलवायु संबंधित, जो 2 से 3 बार या उससे अधिक बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जरूर पढ़ के जाएं, आप पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इससे आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। इसका करेक्ट आंसर 96 था। भारत को कॉरपोरेशन प्रिस्पेशन इंडेक्स यानी कि सीपीआई 2024 में 180 देशों में 96 स्थान मिला है। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और यह सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा पर आधारित होता है। भारत का स्कोर 38 रहा, जो पिछले साल के स्कोर 39 से थोड़ा कम है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गैंडर जॉन मेंडन ने आनुवांशिकता के अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? 4 ऑप्शंस थे। ए मटर का पौधा, बी मक्का, सी गेहूं और डी सूरजमुखी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि मटर का पौधा इसका एकदम करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन भी 2 से 3 या उससे अधिक बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के लिए अपने प्रसिद्ध प्रयोग मटर के पौधों पर किए। इन प्रयोगों से उन्होंने उत्परिवर्तन के नियमों की खोज की, जिन्हें आज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन ए इंदौर, बी उज्जैन, सी धार और डी भोपाल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी धार इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, हम केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो रिपीटेड होते हैं।
पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह एक बड़ा टेक्सटाइल और कपड़ा क्षेत्र है जिसे प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत विकसित किया गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। हम केवल वही क्वेश्चंस लेके आए हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपके शिफ्टों में 100% क्वेश्चंस फँसेंगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्टिनेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस 4 ऑप्शंस हैं। ए रोमिला थापर, बी हरमन कुलके, सी ओंड्रे दुस्के और डी रामचंद्र गुहा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र गुहा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सबकॉन्टिनेंट पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। यह पुस्तक भारत के इतिहास को 5000 वर्षों संदर्भ में व्यापक रूप से प्रस्तुत करती है और इतिहास की प्रमुख घटनाओं तथा सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनों को समझाती है। यह पुस्तक आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, मिमोसा जो छुई मुई के पौधों को छूने पर उसकी पत्तियां क्यों मुड़ जाती हैं? यह क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। आपके ऑप्शन है, ए प्रकाश संश्लेषण रुक जाने के कारण, बी तुरगर अचानक परिवर्तन के कारण, सी तापमान बढ़ने के कारण और डी पत्तियों की वृद्धि रुकने के कारण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुरगर दबाव में अचानक परिवर्तन के कारण। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन है, मिमोसा जो छुई मुई के पौधों की पत्तियां छूने पर तुरंत मुड़ जाती हैं, इसका कारण है पत्तियों में जोड़ में जल का प्रवाह अचानक बदल जाता है, इससे तुंगर दबाव घट जाता है। तुंगर दबाव कम होने पर पत्तियां लटक कर मुड़कर गिर जाती हैं। यह एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे जानवरों और कीड़ों में बचाव कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका में प्रजनन कहाँ होता है? यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ए साइटोप्लाज्म में, बी नाभिक में, सी नाभिक कोशिका भित्ति में और डी राइबोसोम। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस का एकदम करेक्ट आंसर है। कोशिका का प्रजनन कहाँ होता है? नाभिक में इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हम केवल वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रजनन का मुख्य कार्य नई जीव नई कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका में प्रजनन का मुख्य स्थान नाभिक में होता है क्योंकि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक जीनों की जानकारी नाभिक में मौजूद होता है। माइटोसिस और मियासिस जैसी विभाजक विभाजन प्रक्रियाएं नाभिक में होती हैं जो प्रजनन के लिए जरूरी हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2025 में इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट के लिए ट्रेडिंग घंटों को 1 घंटे नहीं कुल 2 घंटे को बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी एचडीएफसी बैंक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 1 जुलाई 2025 से इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट के ट्रेडिंग घंटों को 2 घंटे बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया। इससे पहले यह शाम 5 बजे तक होता था। इस बदलाव में कॉल मनी मार्केट का संचालन अब 9 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक होगा। इसका करेक्ट आंसर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए और उसकी स्थितिज ऊर्जा को कितने गुना बढ़ जाएगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा आपके 4 ऑप्शंस थे। ए 4 गुना, बी 3 गुना, सी 2 गुना और डी 1 यानी कि आधा गुना आधा गुना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 गुना इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यदि वस्तु की ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ज्वाला जो फ्लेम में साथ नहीं जलता है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कौन सा फ्लेम के साथ नहीं जलता है? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह काफी शिफ्टों में रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ए एलपीजी, बी मोम,
सी लकड़ी यानी वुड और डी चारकोल। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चारकोल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ज्वाला फ्लेम के साथ नहीं जलता है, वह चारकोल है जो ज्वाला फ्लेम के साथ नहीं जलता है। चारकोल आमतौर पर अग्नि में जलता जरूर है, लेकिन यह बिना लौ के जलता है। चारकोल जलते समय धधकती अवस्था में रहता है और लाल लाल चमकता है, लेकिन फ्लेम यानी कि लौ नहीं बनती है इससे। चारकोल से लौ नहीं बनती है, यह केवल जो अंगारे से होते हैं केवल उसी अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वेग समय यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह पूछा गया था, इसमें कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए ऋणात्मक ढाल होने पर त्वरण कम हो रहा है, बी धनात्मक मूल बिंदु से जाने पर त्वरण बढ़ रहा है, डी सी वेग समय ग्राफिक सीधी रेखा होने पर गति समान त्वरण की होती है। इसका एकदम करेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, यही सही है। वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होने पर गति समान त्वरण की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी था आपका ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होने पर गति नहीं होती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन की संयोजकता 4 होने का क्या कारण है। देखो यह क्वेश्चन आ गया, अभी क्वेश्चन रिपीटेड था कि कार्बन होता है वह कौन सा बॉन्ड बनाता है। अब यह क्वेश्चन है, पूछा कार्बन की संयोजकता 4 होने का क्या कारण है। चार ऑप्शन है, ए कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह गलत है। सी ऑप्शन है कार्बन में कोई रिक्त कक्ष नहीं होता, गलत। डी ऑप्शन है कार्बन गैस होने के कारण, ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6 और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। यदि कार्बन के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिससे वह संयोजक बॉन्ड सह संयोजक बॉन्ड बना सकता है। इस कारण से कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम क्लोराइड और डी कैल्शियम नाइट्रेट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एकदम करेक्ट आंसर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO और H2O यानी कि CaO प्लस H2O के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बनता है। यह प्रक्रिया बहुत गर्मी भी देती है। जो ये प्रक्रिया बनती है उससे बहुत गर्मी भी देती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। चार ऑप्शन है, ए एल्यूमिनियम, बी जिंक यानी कि Zn, आयरन यानी कि वो Fe और डी लेड यानी कि Pb, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लेड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर पाए जाने वाला तत्व है वह लेड यानी कि शीशा, इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लेड Pb इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रखा जाता है। कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला जो तत्व है उसे लेड यानी कि शीशा जो है Pb वह होता है, यानी लेड की क्रियाशीलता कॉपर से थोड़ी अधिक होती है। क्रियाशीलता श्रेणी में क्रम आसपास ऊपर जिंक, फिर Fe लेड यानी कि Pb, कॉपर, फिर Ag यानी कि सिल्वर, फिर गोल्ड यानी कि Au। सबसे ऊपर होता है जिंक, जिंक के बाद आयरन यानी कि Fe, फिर लेड, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। इसके ये क्रम है, इस क्रम के अनुसार होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका था जो कॉपर के ठीक ऊपर होता है वह होता है लेड यानी कि जो Pb इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, DRDO और भारतीय नौसेना के वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में किस दिन किया गया था। चार ऑप्शंस थे, ए 15 मार्च, बी 20 मार्च 2025, सी 26 मार्च 2025 और डी 2 अप्रैल 2025, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 मार्च 2025 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल
का सफल परीक्षण 12 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में से किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो किया था 26 मार्च 2025 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि को गमन यानी कि प्रसार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चार ऑप्शंस थे, ए निर्वात यानी कि वैक्यूम, बी माध्यम यानी कि मीडियम, सी प्रकाश यानी कि लाइट और डी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि माध्यम, मीडियम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ध्वनि को गमन यानी प्रसार करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम इसका एकदम करेक्ट आंसर था, मीडियम। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार शिफ्टों में रिपीट हो चुके हैं। ध्वनि एक तरंग यानी कि वेव है जो कंपन के माध्यम से फैलती है। इसका प्रसार केवल इसी माध्यम यानी कि ठोस द्रव गैस के अंदर ही संभव है। निर्वात यानी कि वैक्यूम में ध्वनि का प्रसार नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कण नहीं होते जिनके माध्यम से कंपन फैल सके। प्रकाश और चुंबकीय क्षेत्रों का ध्वनि के प्रसार से कोई संबंध नहीं है। यानी कि ध्वनि को प्रसार करने के लिए वैक्यूम की आवश्यक वो उसके मीडियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके साथ क्या होता है? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ए किरण अविलंब से दूर मुड़ जाती है, बी किरण अवलंब की ओर मुड़ती है, सी किरण बिना मुड़े सीधी चलती है, और डी किरण पूर्ण परिवर्तित हो जाती है। जिसमें आपका इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जब प्रकाश किरण विरल यानी कि कम घनत्व माध्यम से सघन जो ज्यादा घनत्व माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है। इस वजह से प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, जो मुड़ जाती है अविलंब की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? चार ऑप्शन है, ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी द्विखंडन, और डी बहुखंडन। जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्धसूत्री विभाजन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। संतति कोशिका के में गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाती है युग्मन के बाद सही संख्या फिर से बन सके, यानी मादा और पुरुष के गमेट्स मिलकर पूरी संख्या बनाए। इस प्रक्रिया को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चार ऑप्शन थे, ए आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, बी वास्तविक उल्टा और फोकस पर बिंदु आकार, सी वास्तविक सीधा और बड़ा, और डी आभासी उल्टा और छोटा। जिसमें आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वास्तविक उल्टा और फोकस पर बिंदु आकार का इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जब अवतल दर्पण यानी कॉन्वेकेव मिरर के सामने वस्तु अनंत यानी इन्फिनिटी पर रखी जाती है तो सभी परावर्ती किरणें दर्पण पर लगभग समांतर आती हैं। यह किरणें दर्पण के फोकस यानी कि एफ पर मिलती हैं, इसलिए प्रतिबिंब इमेज फोकस पर बनता है बिंदु आकार का। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है? चार ऑप्शन है, ए डेट्राइट, बी एक्सॉन, सी राइबोसोम, और डी माइलिन आवरण। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्टों में रिपीटेड क्वेश्चन है। तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है? राइबोसोम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य राइबोसोम करते हैं। राइबोसोम यानी कि आरएनए से सूचना लेकर एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस विलयन यानी कि परिघटना में कणों की यादृच्छिक गति पाई जाती है? चार ऑप्शन है, ए विसरण, बी निस्पंदन, सी अवसादन, और डी वाष्पीकरण। जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विसरण इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कण यादृच्छिक गति से ऊंची सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैलते हैं। इस प्रक्रिया में कणों की गति पूरी तरह से रैंडम होती है, इसलिए वे धीरे धीरे फैलते हैं। विसरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ अपनी सीमा घेरने के लिए एक विशाल ग्रीन वॉल बना रही है? चार ऑप्शन हैं, ए बिहार, बी झारखंड, सी
ओडिशा और डी बिहार झारखंड दोनों, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल अपनी सीमा पर विशाल ग्रीन वॉल बनाने की योजना उड़ीसा राज्य के साथ लगी सीमा पर कर रही है। इसका उद्देश्य सीमा क्षेत्र में वन आवरण पर्यावरण बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण और जंगल कटाव को रोकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबले में अंतिम पंगाल किस खिलाड़ी को हराया? चार ऑप्शंस हैं। ए हेलन मारुलिस, बी सकुरा ओनिशी और डी सी एम्मा जोना डेनिस मालग्रेन और डी अन्ना इस्तासिया अल्पेवा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम्मा जोना डेनिस मालग्रेन इसका एकदम करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यह 3 से 4 बार शिफ्टों में रिपीटेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्टों में रिपीटेड होता है। 2025 की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की पहलवान अंतिम पगाल ने कांस्य पदक मैच में स्वीडन के खिलाड़ी एम्मा जोना डेनिस मालग्रेन को 9-1 से हराया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? देखो सैन्य अभ्यास आ गया। ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, अभ्यास के क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्टों में रिपीटेड होते हैं। ऑप्शन है ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। अभ्यास जरूर आप पढ़ के जाएं। सूर्य किरण एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है, किया जाता है। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक सामरिक सहयोग और समझ बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ एथलीट एशियाई एथलीट कौन है? चार ऑप्शन हैं। ए बाबर आजम, बी शाहिद अफरीदी, सी असरद नदीम और डी शोएब अख्तर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी असरद नदीम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो भाला फेंक में जिन्होंने नीरज चोपड़ा जो गोल्ड लेकर आए थे भाला फेंक में, और जो हमारे नीरज चोपड़ा थे वह उनको सिल्वर मिला था। अरशद नदीम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अरशद नदीम पाकिस्तान की प्रमुख एथलीट हैं और उन्होंने जेवलिन थ्रो जो भाला फेंक होता है जेवलिन थ्रो में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके नाम पर कई उपलब्धियां हैं जिन्होंने एशियाई खेलों यानी कि एशियन गेम्स में पदक में रिकॉर्ड शामिल हैं। इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान का बेस्ट एशियन एथलीट माना जाता है। वह अरशद नदीम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में हैदराबाद के पास हुए पेट्रोकेमिकल धमाके में आग लगने वाली फैक्ट्री कौन सी थी? चार ऑप्शन थे। ए सिप्ला, बी रेनबोज, सी सिंगाची इंडस्ट्री और डी डॉक्टर फ्रेंडी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगाई इंडस्ट्री इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2025 हैदराबाद तेलंगाना के पास परसैम मलराम संगारेड्डी जिले में एक बड़ी पेट्रोकेमिकल रासायनिक कारखाने में विस्फोटक और आग लगने की घटना हुई थी। यह हादसा सिंगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के माइक्रो माइक्रो सेल्सियस यानी कि एमसीसी प्लांट में हुआ, जहां विस्फोट और भीषण आग से भी आग ने कई जानें ली और फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जुलाई 2025 तक विश्व का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन रहा? चार ऑप्शंस थे। ए आर प्रज्ञानंदा, बी डी कोके, सी मैग्नस कार्लसन और डी हिकारू नाकामुरा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्नस कार्लसन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जुलाई 2025 तक विश्व का सर्वश्रेष्ठ यानी कि नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ही माना जाता है। वह लंबे समय से विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर बने रहे और उनकी रेटिंग दुनिया में सबसे ऊंची रहती है। मैग्नस कार्लसन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत ने किस नाम किस नामक एक पूर्णतः स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित विकसित और लॉन्च किया, जिसका वाणिज्यिक लॉन्च 2025 के अंत में होने की उम्मीद है? चार ऑप्शन हैं। ए एंजिरो एंजिथ्रोमाइसिन, बी
अमोक्सिलिन, सी नेफ्रो नेफिथ्रोमाइसिन और डी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेफिथ्रोमाइसिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत ने पूर्णतः स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित किया। यह दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों को लक्षित करती है और भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट कितना करोड़ रुपए है? चार ऑप्शंस थे, ए 800 करोड़, बी 1000 करोड़, सी 1200 करोड़ और डी 750 करोड़, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1000 करोड़ उसका एकदम करेक्ट आंसर था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम को 1000 करोड़ बजट का आवंटित किया गया। यह पिछले वर्ष के 8000 करोड़ के बजट से 200 करोड़ अधिक है। पहले 800 करोड़ बजट था, अब 1000 करोड़ बजट है खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शिक्षा में नवाचार हेतु ज्ञानोदय कार्यक्रम किस भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा शुरू किया जाता है? यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, बी भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु, सी भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड और डी भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ज्ञानोदय सेंटर ऑफ पेंगा पेडागोगिकल इनोवेशन ऑफ पब्लिशिंग को IIM अहमदाबाद द्वारा शुरू किया गया है। यह केंद्र शिक्षा में नवाचार और शैक्षिक प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़ा था? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए मुंडका, बी पटपड़गंज, सी नई दिल्ली और डी करावल नगर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली से लड़ा था। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2025 की दिल्ली विधानसभा चुनाव सीट जो लड़ा था वह नई दिल्ली विधानसभा सीट चुनाव था। नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आम आदमी पार्टी जो जिसे AAP के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे श्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नई दिल्ली की विधानसभा सीट से लड़ा था। वह वही सीट है जिससे वे 2013, 2015 और 2020 के चुनाव भी लड़ चुके हैं और जीत हासिल की, लेकिन इस बार उनको हार हासिल हुई। इस बार वह हार गए उस सीट से, मतलब वह चुनाव वह हार चुके हैं। जो अब इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और पहले थे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वह हैं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली विधानसभा से लड़े थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, WP यानी कि वर्ल्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब दूसरी बार किस टीम ने जीता? चार ऑप्शंस थे, ए दिल्ली कैपिटल विमेंस, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस, सी मुंबई इंडियंस विमेंस और डी गुजरात टाइटंस विमेंस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई इंडियंस विमेंस इसका एकदम करेक्ट आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जो 2 बार जीत चुके हैं और एक बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल जो तीनों बार सेकंड स्थान पर रही है, जो सेमीफाइनल में तीनों बार हारी है, वह है दिल्ली कैपिटल्स विमेंस। एक बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीती है और 2 बार मुंबई इंडियंस विमेंस जीती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। WPL और IPL से क्वेश्चन बहुत शिफ्टों में आ रहे हैं। ये देखो, WPL प्रीमियर लीग एंड WPL में 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था, 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस ने जीता और 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने विमेंस ने फिर से खिताब जीतकर दूसरी बार WPL चैंपियनशिप चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया। वह है मुंबई इंडियंस यानी कि MI इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है तो इस नेत्र दोष को क्या कहा जाता था?
कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए दूरदृष्टि दोष, बी रतौंधी, सी निकट दृष्टि दोष और डी एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि निकट दृष्टि दोष इसका एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है तो उस नेत्र दोष को निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहा जाता है। इसमें दूर की वस्तुओं को की छवि रेटिना के आगे बनती है। इस दोष को अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस से ठीक किया जाता है। जो मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के माध्यम से सही किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तुर्की ने हाल ही में किन देशों के बीच युद्ध बंदियों और बंदियों की अदला बदली मध्यस्थता की है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको इसमें। ए इजराइल ईरान, बी रूस यूक्रेन, सी अजरबैजान आर्मेनिया, डी सीरिया और तुर्की, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी रूस यूक्रेन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। तुर्की ने हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों और बंदियों की अदला बदली के मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा E0 FIR पायलट योजना कहाँ शुरू की गई है? 4 ऑप्शंस थे। ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली और डी हैदराबाद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा E0 FIR पायलट योजना नई दिल्ली में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पायलट योजना की शुरुआत दिल्ली में की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों को तुरंत FIR दर्ज करना, पीड़ित को बिना देरी न्याय प्रक्रिया में लाना, पुलिस की डिजिटल और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना। E0 FIR के तहत शिकायत ऑनलाइन दर्ज होते ही उसे FIR में बदला जा सकता है, जिससे समय की बचत होती है। यह दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय में कैसे स्थानांतरित किया जाता है? 4 ऑप्शंस थे। ए रक्त वाहिकाओं द्वारा, बी फैलोपियन द्वारा ट्यूब द्वारा, सी गर्भाशय ग्रीवा द्वारा और डी योनि द्वारा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि फैलोपियन ट्यूब द्वारा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अंडाणु में अंडाशय से गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है वह फैलोपियन ट्यूब द्वारा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। महिला प्रजनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडोत्सर्जन के बाद अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। यही वह सामान्यतः निषेचन होता है और फिर भ्रूण आगे गर्भाशय की ओर बढ़ता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? 4 ऑप्शंस थे। ए रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, बी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सी माधव राष्ट्रीय उद्यान और डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि रातापानी राष्ट्रीय उद्यान इसका एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसे 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार शिफ्ट में रिपीट हो चुके हैं। मार्च 2025 में मध्य प्रदेश स्थित रातापानी क्षेत्र को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस, इसके बाद मध्य प्रदेश की देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व बनने वाला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य बना है। रातापानी टाइगर रिजर्व की विशेषताएं, भोपाल के पास स्थित पहले यह वन्य जीव अभ्यारण्य था। अब इसे पूर्ण टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है, रातापानी टाइगर रिजर्व को। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए केंद्र सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का लाभांश किस बैंक से प्राप्त हुआ? 4 ऑप्शंस थे। ए पंजाब नेशनल बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा और डी कैनरा बैंक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। वित्त वर्ष 2024-25 में के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने लगभग 8,000 करोड़ रुपए का लाभांश केंद्र सरकार को भुगतान किया है। वह SBI का एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्यूटोन और आइसोब्यूटेन का
क्या प्रदर्शित करती हैं? 4 ऑप्शंस थे। ए बहुलीकरण, बी समावयवता, सी अनुनाद और डी संभावन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी समावयवता। इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ब्यूटोन और आइसोब्यूटेन समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ब्यूटोन और आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र समान यानी कि C4H10 होता है, लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, इसी कारण ये समावयवता प्रदर्शित करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा न्यूटन के तृतीय समीकरण का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शंस थे। ए नाव को आगे की ओर बढ़ाना, बी बंदूक से गोली या रॉकेट रॉकेट का आगे बढ़ना, सी धरती पर चलना और डी पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है, क्योंकि न्यूटन का जो तृतीय नियम है वह संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया से। अगर यदि आप क्रिया करेंगे तो उसकी एक प्रतिक्रिया होगी। जैसे नाव को आगे की ओर बढ़ाना, अगर आप नाव में पीछे की ओर बल लगाएंगे तभी नाव आगे की ओर बढ़ती है। दूसरा है बंदूक से गोली या रॉकेट के आगे बढ़ना, सी धरती पर चलना, यानी कि आप धरती पर चलते हैं तो जो बल लगता है वो आपको आगे की ओर ढकेलता है। जो न्यूटन का तृतीय नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। ये न्यूटन के नियम भी बहुत जरूरी हैं। जो आपका पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीनों नियम में से आपकी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कभी जड़त्व का नियम पूछ रहा है, इसका आपका करेक्ट आंसर था पेड़ों को हिलाने पर फल का गिरना। ये इसका एकदम करेक्ट, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये देखो लिखे हैं, न्यूटन का तृतीय नियम, हर क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रक्रिया होती है। ये हमने आपको बताया है। जैसे नाव को आगे बढ़ना, यानी कि पानी को पीछे की ओर ढकेलने की क्रिया नाव को आगे बढ़ना, यह प्रक्रिया होती है। तो पानी को पीछे की ओर ढकेलनी है वह क्रिया होती है, और नाव को आगे की ओर बढ़ाना वह प्रक्रिया होती है। अगला बी ऑप्शन था बंदूक यानी रॉकेट, जैसे गोली के आगे, बंदूक रॉकेट को पीछे यानी प्रतिक्रिया करती है। सी था पैर जमीन के पीछे की ओर ढकेलता है, जमीन व्यक्ति को आगे की ओर ढकेलता है। ये तीनों क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। और चौथा फल का गिरना, यह गुरुत्वाकर्षण और जड़त्व से संबंधित है, ना कि क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। यह जड़त्व से संबंधित न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है फल का गिरना, क्योंकि अगर अगर आप न्यूटन का प्रथम नियम कहता है यदि कोई व्यक्ति विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बहावल कार्य ना किया जाए। तो इसका जैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फल का गिरना, ये इसका एकदम करेक्ट है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, यह जड़त्व का नियम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगस्त 2025 तक भारत में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं का कारण के कारण लगभग कितने लोगों की जान गई? आपके 4 ऑप्शंस थे। ए 1680, बी 3080 और डी 3300 और डी ऑप्शन था 6700, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3080 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इस साल 2025 में भारत में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और मानसून से संबंधित अन्य आपदाओं के कारण भारी तबाही हुई। आंकड़ों के अनुसार पूरे सीजन में बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं में लगभग 3080 लोगों की मौत हुई है। यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यह बहुत सारी शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन है कि कितने लोगों की जान गई है? 3080 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से संक्षारण किससे किसे नहीं होता है? 4 ऑप्शंस थे। ए अम्ल यानी कि एसिड, बी वायु यानी एयर, सी जल यानी कि वाटर और डी प्लास्टिक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक इसका एकदम करेक्ट आंसर है। प्लास्टिक में संक्षारण नहीं होता है। संक्षारण मुख्य रूप से धातुओं में होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें वे वायु यानी कि ऑक्सीजन और जल और अम्ल के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके संक्षारण बढ़ाता है, और जो वायु यानी कि एयर होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगाती है, और जो वाटर यानी कि जो नमी होती है, नमी संरक्षण की संक्षारण की प्रक्रिया को तेज करती है। यह जो यह जो प्लास्टिक होता है उसमें संक्षारण होने की प्रक्रिया नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 की मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शूटिंग के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मनु वाकर, बी अभिनव बिंद्रा, सी सौरभ
जो चौधरी और डी अपूर्वी चंदेला, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनु भाकर इसका एकदम करेक्ट आंसर। 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो शूटिंग के क्षेत्र में वह मनु भाकर को दिया गया। वैसे 4 लोगों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये देखो आपका एक्सप्लेनेशन है। वर्ष 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड में शूटिंग के क्षेत्र में मल्टी ओपनिंग पदक विजेता मनु भाकर भाकर को सम्मानित किया गया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतकर एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर ए मनु भाकर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इतने ही क्वेश्चंस अभी हम लेकर आए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, जो हर शिफ्ट में 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन थे या उससे प्लस 2-3 से ज़्यादा बार भी रिपीटेड क्वेश्चन। हम केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्योंकि अगर हम इतने ही क्वेश्चंस लेकर आए, आप इतने क्वेश्चन पढ़ लें तो आपका क्वेश्चन ज़रूर फँसेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम और क्वेश्चंस लेके आएँ तो कमेंट में ज़रूर बताएँ क्योंकि भाई इतने क्वेश्चंस ढूँढने में बहुत मेहनत लगी है क्योंकि हमने सारे जो शिफ्ट हुई हैं उनका एनालिसिस किया और जो क्वेश्चंस 2 से 3 बार या उससे अधिक बार रिपीटेड हुए हैं, हम केवल वही क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको पूरी जो जिसने वीडियो देखी है उसके लिए धन्यवाद क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आगे आने वाली शिफ्टों में 100% फँसेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि भाई क्वेश्चंस ढूँढने में बहुत मेहनत लगती है और वीडियो बनाने में भी। थैंक यू।